and immovable assets, and then we'll see a few exceptions. That is, जहां से आपको गिफ्ट मिलेगा और वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो उसमें आप टैक्स प्लानिंग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट विल सी डेफिनेशन। इमूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन में जैसे मैंने कहा आपसे दो चीज आती है, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। आप मुझे लैंड गिफ्ट कर सकते हैं, आप मुझे बिल्डिंग गिफ्ट कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। और मूवेबल एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, नंबर 1। नंबर 2, ज्वेलरी और बुलियन। बुलियन मीन्स रॉ गोल्ड इन फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, कॉइन्स, बिस्किट्स, वो आता है। नंबर 3, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन जो हमारे पुराने खंडर वगैरह है, मोहनजोदारो, उसके कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह, वो आप मुझे गिफ्ट कर सकते हैं। और ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मूर्तियां और एनी वर्क ऑफ आर्ट जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह सब आते हैं, एनी वर्क ऑफ आर्ट। सो यू कैन गिव मी गिफ्ट एम.एफ. हुसैन पेंटिंग और लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। All these paintings are worth crores of rupees. But as far as the actual painting is concerned, as a student of costing, अगर आप उसे देखोगे तो उसमें क्या है, एक कैनवास है और फ्रेम है, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नॉट मोर देन 10,000 होगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, crores and billions of rupees. Now, going on to exceptions, इस पर आपको ध्यान देना है। These are very important exceptions. कौन से गिफ्ट हमको मिलेंगे और वो हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होंगे। लेट्स सी वन बाय वन। नंबर 1, एनी गिफ्ट, मनी, मूवेबल एसेट और इमूवेबल एसेट, अगर आपको आपके किसी रिलेटिव से मिले तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स, और रिलेटिव का डेफिनेशन हम कुछ देर बाद देखेंगे। नंबर 2, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन, आपको दुनिया में किसी भी पर्सन से गिफ्ट मिले ऑन योर मैरिज, ऑन योर मैरिज, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। मगर दोस्तों, टैक्स प्लानिंग के लिए इतनी जल्दबाजी मत करो, शादी अभी नहीं करनी। लेकिन जब भी आप शादी करोगे और उस शादी पे जो भी आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो या कैश हो, वो टैक्सेबल नहीं हो। नंबर 3, विल और इनहेरिटेंस। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि शादी में जो गिफ्ट मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, ऑफकोर्स शादी करेंगे। लेकिन सपोज के आपकी शादी पे आपको आपके दोस्त, रिश्तेदार सब ने मिला के 4 लाख रुपए की गिफ्ट दी, तो वो 4 लाख क्या है, not taxable. So as a tax planning what people do, कि जब आप शादी करोगे तो आपको एक फाइल मेंटेन करना है, एक आप फाइल बनाओगे, एक रिकॉर्ड, जिसमें अगर आप वो किसी दोस्त ने आपको 50 रुपए एनवेलप में डाल के दिया है, तो आप उसके नाम से 5,000 रुपए रिकॉर्ड कर लें। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने आपको 10,000 का गिफ्ट दिया है, उसके नाम से आप 25,000 रुपए रिकॉर्ड कर लो। इससे क्या होगा कि आपको टोटल तो 4 लाख रुपए मिला है, वो तो एग्जेम्प्ट है ही, लेकिन आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है 25 लाख, तो जो 21 लाख आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया है वो भी नॉट टैक्सेबल। यानी आपका जो 21 लाख का अगर इनकम्स होगा, वो आपने मैरिज गिफ्ट करके दिखा दिया, तो वो नॉट टैक्सेबल में आ जाएगा। और इस तरह से आप उस पर 30% से टैक्स सेविंग कर सकते हैं, विच विल बी अराउंड समथिंग लाइक 6 lakhs। इन आपके पूरे शादी का खर्चा प्लस आपके हनीमून का गिफ्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। फिर नंबर 3 पे हम चलते हैं, विल और इनहेरिटेंस। अगर कोई पर्सन मर जाता है और आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज मिलती है, कैश मिलता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होता। सिमिलरली कोई पर्सन मर जाता है, उसकी विल में लिखा है कि उसके मरने के बाद आपको उसकी सारी जायदाद मिल जाएगी, तो वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। तो दोस्तों,
टैक्स प्लानिंग के लिए किसी को मारना जरूरी नहीं है, मगर सपोज के कोई मरता है और आपको उसके बिल में सारी प्रॉपर्टीज मिलती है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर। अगर कोई पर्सन है, मिस्टर मनमोहन, उन्होंने फिक्स डिपॉजिट रखा है बैंक के पास 10 लाख रुपए का और उसमें हमें नॉमिनी बनाया, फारूक हक को नॉमिनी बनाया। अब कल चल के मनमोहन भगवान को प्यारे हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी यानी वो फिक्स डिपॉजिट बैंक मुझे पे कर देगा, बिकॉज आई एम अ नॉमिनी इन दैट फिक्स डिपॉजिट। तो मुझे वो पैसा मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है? इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, किसी के मरने की वजह से अगर मिल रहा है तो वो अमाउंट भी टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट केस इज एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी हमें क्यों पैसा देगी? वैसे तो कोई देता नहीं है, लेकिन इन केस ऑफ रिलीफ, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह होता है उसमें लोकल अथॉरिटी लोगों को पैसा बांटती है। दंगा हो गया, उन्होंने इनाम आई मीन टू से रिवॉर्ड दिया 5,000 रुपए मरने वाले का और जो जिंदा है उसको 10,000। तो ये जो पैसा आपको मिलेगा ये भी नॉट टैक्सेबल। और ऑन द सिमिलर लाइंस, any amount received from any fund, university, hospitals, trusts, educational institutions who are entitled for exemption under section 10 clause 23C or under section 12E, who are registered with Commissioner of Income Tax, उनसे अगर आपको किसी तरह का बेनिफिट मिले तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। So all this list is of exceptions। यहां पे मिला हुआ गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। अब इसमें एक एक्सेप्शन था, एनी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स, राइट? सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव आल्सो। आपके रिलेटिव में कौन कौन आता है? लेट्स सी। ये है आप इंडिविजुअल, जैसे हमारे पास स्टूडेंट मिलिंद है तो ये मिलिंद। अब मिलिंद के रिलेशन में कौन कौन आता है वो हम स्टडी करेंगे। लेट्स सी। नंबर 1 is of course his wife, जिसे हम कहते हैं स्पाउस। लेकिन दोस्तों याद रखना, स्पाउस का मतलब होता है लीगली वेडेड हस्बैंड और वाइफ। यानी अगर ये मिलिंद की असली वाइफ है तो वो स्पाउस कहलाएगी, लेकिन अगर ये कोई और है, दी अदर वन, तो वो स्पाउस की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो अगर मिलिंद की कोई और है और उससे उसे गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होगा, बिकॉज दैट विल बी गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव। तो पहले स्पाउस से मिला हुआ गिफ्ट नॉट टैक्सेबल। देन ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मिलिंद, इंडिविजुअल का भाई उसकी बहन। देन पेरेंट्स, माता पिता आपके, ब्रदर और सिस्टर ऑफ पेरेंट्स। देन लीनियल असेंडेंट्स, लीनियल असेंडेंट्स में पेरेंट्स भी आते हैं और उनके पेरेंट्स भी आएंगे, तो लीनियल असेंडेंट दादा दादी वगैरह। देन स्पाउसेस, पेरेंट्स एंड लीनियल असेंडेंट्स, यानी आपके लिए मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उससे मिला हुआ गिफ्ट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। यानी कि आपकी शादी पे या शादी के बाद अगर आपके सास ससुर आपको गिफ्ट देंगे तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। थैंक गवर्नमेंट फॉर दैट। देन इंडिविजुअल्स डिसेंडेंट, मिलिंद के बच्चे, बच्चों के बच्चे, एंड लीनियर डिसेंडेंट्स ऑफ स्पाउस। दोस्तों, इंडिविजुअल के डिसेंडेंट्स है, उसके बच्चे से उसको मिला हुआ गिफ्ट नॉट टैक्सेबल है, और स्पाउस के बच्चों से मिला हुआ गिफ्ट भी नॉट टैक्सेबल। अब आप कहेंगे मिलिंद के बच्चे और उसकी स्पाउस के बच्चे अलग कैसे थे? तो दोस्तों, इसमें कोई गलत सोचने की जरूरत नहीं है। मिलिंद की पहले शादी हुई थी, उससे उसके 2 बच्चे हैं। जो अभी उसकी वाइफ है
उसकी शादी किसी और से हुई थी, उसके 3 बच्चे हैं, दोनों के अपने अपने स्पाउसेस से डिवोर्स हो गया है और इन दोनों ने आपस में शादी कर ली, शादी के बाद उनके और 3 बच्चे हैं। यानी मिलिंद के कितने बच्चे हुए? 2 जो उसके पहले शादी के है वो भी उसके रिलेटिव, 3 जो उसकी वाइफ की पहली शादी के हैं जो उसके नहीं है वो भी उसके रिलेटिव है, और शादी के बाद उनके और 3 बच्चे हुए वो भी उनके रिलेटिव। तो इन सारे बच्चों से अगर मिलिंद को गिफ्ट मिले तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस है आपके लिए साला या साली, तो आपके साले साहब या साली से जो गिफ्ट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट पॉइंट इज स्पाउसेस ऑफ ऑल दीज पीपल एक्सेप्ट योरसेल्फ, क्योंकि आपके स्पाउस तो पहले ही कवर्ड है। आपके स्पाउस को छोड़ के बाकी जो सब लोग हैं, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स, असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स, इन सब के जो स्पाउसेस हैं, जैसे आपका बेटा है तो उसकी वाइफ, आपकी बेटी है तो उनके हस्बैंड, ऑल दीज पीपल आर ऑल्सो योर रिलेटिव्स। So if you receive gift from any of these people, then it will not be taxable. So that was all about gifts and taxability of gifts under the head other sources. अब यही जो गिफ्ट में आपको एसेट्स मिले हैं, मूवेबल इमूवेबल, इन पे कैपिटल गेन कैसे अराइज होगा, दैट विल स्टडी अंडर द हेड कैपिटल गेन्स।